बच्चों, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो समास पढ़ेंगे। हिंदी में समास को पढ़ा है, आज अपन संस्कृत में शुरुआत करेंगे समास की। अब देखिए समास, जो हिंदी में परिभाषा पढ़े, हिंदी में समास को पढ़े, तो इसको संस्कृत में अगर देखें तो इसकी जो परिभाषा है वह है सम सनम समासम। सम सनम समास, यानी इसका अर्थ होता है संक्षेप ही समास है। यानी जो संक्षेप है वही क्या है, समास है। और जो समास शब्द है, अगर इसको अपन उत्पत्ति देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखिए इसके अंदर सम है वह उपसर्ग जुड़ा हुआ है और अस धातु है, अस धातु से घन प्रत्यय समास शब्द है वह बना है। अब देखिए इसके अंदर सम उपसर्ग है, अस धातु है और घन प्रत्यय, जिससे इस समास शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई। यानी ये जो मिल करके एक इस समास शब्द की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। समास शब्द वैसे बना है। अब इसकी परिभाषा देखिए समास शब्द की। जो परिभाषा मैंने हिंदी में पढ़ी वही वो परिभाषा रहेगी इसकी। तो कह सकते हैं बहुत से पदों से मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। समास कहलाता है। यानी बहुत से पद है, उनको मिलकर के, यानी बहुत सारे जो पद होंगे वो मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पद बनाएंगे। यानी जो बहुत सारे शब्द है वो मिलकर के एक शब्द बनाएंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, समास कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से एक जो सार्थक शब्द बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो समास के अंदर दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, दो पद बनते हैं। एक होता है पूर्व पद व दूसरा उत्तर पद। अब फिर एक सामासिक जो पद होता है, तो उसके अंदर एक सामासिक पद होता है, उसको अपन विग्रह करेंगे तो दो पद बनेंगे। तो एक होगा पूर्व पद व दूसरा है वह उत्तर पद। तो समास और समास विग्रह, समास और समास विग्रह अब देखिए जो एक शब्द है, शब्द है जो सामासिक पद कहलाता है, या
उसको समस्त पद कह सकते हैं। फिर समस्त पद होता है समस्त पद को अलग करने उसका विग्रह कहलाता है। यानी जो समस्त पद है उसको फिर अलग करने को उसका क्या कहलाता है, उसका विग्रह कहलाता है। यानी उसको अलग करना तो वह कहेंगे समास विग्रह। अब देखिए एक सामासिक पद होगा और एक क्या होगा, जो समस्त पद है ना सामासिक पद को या समस्त पद को, और उसको अपन क्या करेंगे, जो सामासिक पद होगा उसको अगर अलग करेंगे उसके अर्थ को जानने के लिए, किसके, जो शब्द है जो पद है जो एक सामासिक पद है उसके अर्थ को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका विग्रह करेंगे। यानी उसको अलग करेंगे तो अलग करने को उसका क्या कहलाते हैं, विग्रह, यानी समास विग्रह। जो समस्त पद को क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करने से उसका जो अर्थ होता है वो हमें मालूम हो जाएगा। जैसे शब्द लीजिए रामस्य पुत्र, तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है दो पद दिए हुए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसके अंदर जो जिस कार का प्रयोग हुआ है, जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसका क्या करेंगे, लोप करेंगे और एक जो शब्द बनाएंगे रामपुत्र। तो ये जो शब्द बना है वह सामासिक पद है और ये उसका विग्रह रूप है। यानी उसके अंदर जो विभक्ति लगी हुई है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो समस्त जो पद होता है उसमें जो चिन्ह जुड़े होते हैं, यानी विभक्ति के जो चिन्ह जुड़े होते हैं उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उस शब्द के अंदर जो विभक्ति जुड़ी होती है या कुछ जो अन्य पद जुड़े होते हैं उनको हटा करके उनको कम करना, हिंदी में बोलते हैं शब्दों को कम करना। तो कम किया जाता है तो उसके अंदर वह एक सामासिक पद बन जाएगा और उसको अलग करना यानी उसको अर्थ को जानना। रामपुत्र, तो यहाँ से इस शब्द का जो अर्थ है वो मालूम नहीं होता है, लेकिन जब अपन इसका विग्रह करेंगे तब जाकर के अपने को दो उत्तर आ जाएंगे, रामस्य पुत्र यानी राम का पुत्र। तो अब देखिए शब्द की जो अर्थ की प्रधानता के आधार पर उसके जो भाग है वो अपन करते हैं। तो समास के प्रमुख रूप से चार प्रकार हैं। अगर अपन इसके शब्दों के अर्थ के आधार पर अगर देखें तो इसके जो प्रकार है वह कितने हैं, चार प्रकार के। तो देखिए अर्थ के आधार पर तो पहला अपन लेते हैं अव्ययभाव समास। अब देखिए अव्ययभाव समास है तो उसके अंदर क्या होता है, जो पूर्व पद है वह प्रधान रहता है, पूर्व पद अव्यय होगा। तो समझ लीजिए जिसका पूर्व पद है वह क्या है, अवयव है, तो वह होगा अव्ययभाव समास। और उसके बाद में पहले बताया आपको कि प्रत्येक जो पद होगा उसका विग्रह करेंगे, दो पद बनेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पूर्व पद होगा तो वह क्या होगा, अवयव होगा। दूसरा तत्पुरुष समास, तो इसमें जो उत्तर पद होगा वह प्रधान रहेगा। पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास, उत्तर पद जो प्रधान है वह तत्पुरुष समास। और फिर तीसरा
द्वंद्व समास तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों पद है वह प्रधान रहेंगे। प्रथम पद प्रधान अव्ययभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, और दोनों पद प्रधान यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान रहते हैं तो वह होगा द्वंद्व समास। और जो चौथा जो है वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तो इसके अंदर क्या होगा, पूर्व पद आ गया, उत्तर पद आ गया, दोनों पद प्रधान आ गया, और इसके अंदर न तो पूर्व पद प्रधान होगा और न ही उत्तर पद प्रधान होगा, इन्हें दोनों पदों की प्रधानता न होकर के तीसरा जो पद प्रधान होगा यानी अन्य पद प्रधान होगा वह होगा बहुव्रीहि समास। और उसके बाद जो तत्पुरुष समास है उसके भी दो भाग कर दिए हैं। अगर अपन समझेंगे इसके भी दो भाग है तत्पुरुष समास के, तो एक एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास और कर्मधारय समास ये किसके प्रकार हैं, तत्पुरुष के। कर्मधारय समास के अंदर प्रथम पद है वो विशेषण, उत्तर पद विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय, तो वह होगा कर्मधारय समास। और द्विगु समास के अंदर प्रथम जो पद है वह होगा संख्यावाची। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अव्ययभाव समास। अब देखिए अव्ययभाव समास, तो पहले बता दिया आपको कि जो पूर्व पद है वह क्या होगा, अव्यय होगा। तो लिख सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान यानी पूर्व पद यानी जो पहला पद है वह प्रधान है, पूर्व पद प्रधान, या पूर्व पद अवयव व उत्तर पद संज्ञा शब्द है, तो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। अब देखिए पूर्व पद प्रधान, अव्ययभाव समास जो परिभाषा है, पूर्व पद प्रधान यानी पहला पद है वो प्रधान रहता है, या फिर पूर्व पद है वह अव्यय होगा और उत्तर पद है वह संज्ञा होगा। यानी दो पद बनते हैं तो पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा, और उत्तर पद होगा वह क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। तो वह समास होगा वह होगा अव्ययभाव समास। तो इसके अंदर जो नियम है तो उसके अंदर अपन पहला नियम पढ़ते हैं। तो देखिए उप, जिसका अर्थ होता है समीपम, और जो संज्ञा शब्द है संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी षष्ठी विभक्ति लगेगी। अब देखिए उप, जिसका अर्थ होगा अपने को लिखना होगा समीपम। समीप का अर्थ होता है पास में, हिंदी के अंदर पास में। अब जो संज्ञा शब्द होगा उसके अंदर अपने को कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो सबसे पहले जो उप है क्या है, ये उपसर्ग शब्द है, और जितने भी जो उपसर्ग शब्द है वो निपात होकर के क्या बन गए, अवयव बन गए। तो ऐसा नहीं कि अव्ययभाव शब्द कौन से होंगे, तो अपने को जितने भी जो उपसर्ग शब्द है
कोई भी एक समासिक जो पद आएगा और उसके आगे वाला जो शब्द है, प्रथम पद है, वह अगर उप, अदि, अपि, अनु, अव तो ये आएंगे, तो अपने को समझना है कि जो उपसर्ग शब्द जितने भी है वह क्या है, अवयव शब्द है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, उप एक शब्द अपने सामने आएगा, उपकृष्ण, तो अपने को देखिए एक शब्द है, समासिक पद है, तो यहाँ से अपने को अर्थ मालूम नहीं होगा उपकृष्ण, तो इसका अपन क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, यानी इसको अलग करेंगे। तो उप है उसका हो जाएगा समीपम, और जो संज्ञा शब्द है कृष्ण, तो उस शब्द के अंदर अपने को लगानी है षष्ठी विभक्ति, और शब्दों का क्या हो जाएगा, रूपपद हो जाएगा, यानी जो संज्ञा शब्द है वह विग्रह करने पर पहले आ जाएगा। तो संज्ञा शब्द है तो उसके अंदर अपने को लगानी षष्ठी विभक्ति, तो कृष्ण शब्द की जो षष्ठी विभक्ति होगी वह होगी कृष्णस्य, क्या होगी, कृष्णस्य हो गया। उसके बाद में उप का क्या है, समीपम, तो ये अपने को पीछे लगाना है, तो ये अपने को यहाँ पर अपने लिख दिया समीपम। ये हो गया अपना समास विग्रह। कृष्ण से समीपम यानी कृष्ण के पास में, कृष्ण से रामस्य यानी षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह है कारक के, तो का के की, तो कृष्ण के पास में, तो यहाँ पर जो जैसे ही उसका विग्रह किया तो अपने को जो अर्थ है वो भी मालूम हो गया। तो उप कृष्णम उप आता है तो अपने को क्या करना है, संज्ञा शब्द है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति करनी है, और सब उप का जो अर्थ हो जो लिखेंगे अपन पीछे वो लिखेंगे समीपम। एक और उदाहरण से अपन समझते हैं, उपगंगम, तो देखिए उपगंगम, तो उप आया है और गंगा शब्द है, तो गंगा जो शब्द है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और आपको बता दूं गंगा शब्द जो है, गंगा यानी आकारांत है, इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग जो शब्द होगा उसकी षष्ठी विभक्ति भी कर दो तो हो जाएगा गंगाया, क्या होगा, गंगाया समीपम, यानी गंगा के पास में, तो वो हो जाएगा उपगंगम यानी गंगा के पास में। फिर इसका दूसरा नियम देखिए, निर जिसका होगा अभाव, यानी किसी चीज़ का अभाव होना, और इसके अंदर भी जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी, षष्ठी विभक्ति, किसमें, संज्ञा शब्द के अंदर। तो देखिए निर्जनम, तो यहाँ पर अपन देखिए निर्जनम यानी अपने को पता है कि निर आया है जो क्या है, अवयव शब्द है, और पीछे आया जन्म, तो जो जन शब्द है उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने को ने षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए लोगों का अभाव, निर का अर्थ होगा अभाव, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसको पहले लिख लीजिए, तो हो जाएगा जनानाम, जनानाम, और निर का होगा अभाव, तो यहाँ पर पीछे लिख दिए अभाव, जनानाम अभाव, निर्जनम यानी लोगों का अभाव, यानी किन का अभाव, यहाँ पर लोगों का अभाव है तो हो गया निर्जनम यानी जनानाम अभाव। इस सबसे अर्थ मालूम नहीं होता है, लेकिन जब उसका विग्रह किया तो अपने को ये अर्थ है वो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर लोगों का अभाव है, जनानाम अभाव, इन दो पद बने तो उससे मालूम हो गया कि उसमें लोगों का अभाव यानी जनानाम अभाव, यानी संज्ञा शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति और निर का हो गया अभाव। एक और उदाहरण से समझते हैं अपन, निर्मक्षिकम, तो
तो देखिए मक्षी का जो शब्द है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति कर दीजिए, तो मक्षी का नाम अभाव, यानी यहाँ पर किसका अभाव है? मक्खियों का अभाव। तो नीर का होगा अभाव और उप का क्या होगा? समीप।